तेजी से तैर पाओगे? ट्विंकल, आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रही हो? यस सर। यदि आपसे कहा जाए कि एक तो पानी के अंदर दौड़ो और एक कहा जाए कि आप जमीन पर यानी कि हवा में दौड़ो, तो किसमें आप तेजी से दौड़ पाओगे? सर हवा में। क्यों? सर क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है और एयर की डेंसिटी कम होती है। How can you say like that the density of the water is very less, it is lesser than the air? How can you say like that? सर Let's start with Rashi. Rashi, where are you? Rashi, यस where सर। are you? यस सर। बताओ बेटा, आपसे कहा जाए तो हवा के अंदर दौड़ो, जमीन पे यानी कि रोड पे कहा जाए कि दौड़ो, और एक कहा जाए पानी के अंदर दौड़ो, तो आप किसमें आसानी से दौड़ पाएंगे और किसमें आपको परेशानी होगी और क्यों होगी? सर हवा में आसानी से दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यों? मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के वो यस, बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत होता वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इसीलिए उसमें इसलिए इजी हम मूव कर पाते हैं उसमें इजीली। एग्जैक्टली exactly. जो ट्विंकल ने कहा है वो भी वही बात है, यस और सर। आपने कहा है वो भी वही बात है। आपने उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मैं जो जानना चाह रहा था ट्विंकल से वही आपने बताई है कि हवा के अंदर पार्टिकल्स क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, इसलिए जो बैरियर क्रिएट करते हैं ना मोशन के अंदर, वेव की मोशन हो, लाइट की मोशन हो या हमारी मोशन हो, तो हमारे लिए जो बैरियर जनरेट होता है ना, वो बैरियर कम जनरेट होता है ये पार्टिकल्स। आप सोच के देखो, ज्यादा भीड़ होगी तो आप दौड़ कम पाओगे, दौड़ ही नहीं पाओगे, और कम भीड़ होगी तो आप आसानी से दौड़ जाओगे, क्योंकि ज्यादा भीड़ मतलब डेंसिटी ज्यादा, यानी कि पार्टिकल्स क्या है, पास पास। तो पानी के अंदर भी ऐसा, पानी के अंदर पार्टिकल्स पास पास, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए आपको दौड़ने में उसमें परेशानी होती है। ठीक है, आपको समय ज्यादा लगता है, आपको परेशानी होती है दौड़ने में, दौड़ पाते हो पर परेशानी होती है। हवा के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वहां पर डेंसिटी कह सकते हैं अपन कम है, क्योंकि पार्टिकल्स हैव द डिस्टेंस। ठीक है, कणों के बीच में दूरी होती है, इसलिए आसानी से आदमी चल सकता है, इसलिए वहां पर सोचने वाली बात यह है, जो आपने आसानी से जवाब दे दिया। यही चीज दिक्कत आई थी कॉप्सिकुलर थ्योरी में। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन कॉप्सिकुलर थ्योरी पता है क्या कहती है? वो कहती है कि भाई पानी के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, हवा के अंदर कम। यही उसकी कमी का कारण बना, न्यूटन का कणिका सिद्धांत असफल हो गया। वो क्या हो गया, करेक्ट नहीं था वो प्रिंसिपल, फुल्ली करेक्ट जो अपन कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर थ्योरी अपने आप में परफेक्ट होती है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर डिमेरिट्स छूट जाते हैं, कुछ कमियां उसके अंदर, डिसएडवांटेजेस उसके रह जाते हैं। ठीक है, वैसा ही कॉप्सिकुलर थ्योरी में था। कॉप्सिकुलर थ्योरी ये कहती है कि भाई जो वाटर है, यानी कि जो रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है एज कंपेयर्ड एज डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो अधिक होगा विरल की अपेक्षा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो हाइगेन ने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। हाइगेन ने क्या किया था, इसको सही किया था। एक साइंटिस्ट हुए थे फोको, एक साइंटिस्ट हुए थे फोको, वैज्ञानिक फोको की सहायता से उन्होंने ऑप्टिक्स की थी, प्रकाश की पूरी उन्हीं की देन है, वैज्ञानिक फोको, FOCKO, फोको। ठीक है, वैज्ञानिक फोको ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, और उस वैज्ञानिक फोको की हेल्प से हाइगेन ने क्या कहा कि नहीं नहीं, न्यूटन की कॉप्सिकुलर थ्योरी गलत है। न्यूटन की कॉप्सिकुलर थ्योरी के अंदर ये बात बिल्कुल गलत है कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है विरल माध्यम की अपेक्षा, यानी कि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेरिजन रेयरर मीडियम। तो उसने इसको सही किया, और सही करने के बाद क्या कहा कि the speed of the light will be larger in, will be higher in rarer medium with respect to the denser medium, यानी कि हवा के अंदर ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे प्रकाश। ठीक है, और ऐसी कमियों को दूर किया। दो एक कॉप्सिकुलर थ्योरी कौन पर आधारित थी? पूछा गया था कॉप्सिकुलर थ्योरी में कि सर जो लाइट के अंदर अलग अलग कलर होते हैं, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इतने सारे कलर होते हैं, तो ये कलर आए कहां से? ठीक है, तो कॉप्सिकुलर थ्योरी के अंदर ये कहता है न्यूटन कि जो पार्टिकल के साइज होते हैं ना, पार्टिकल की साइज के कारण, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के कारण जो लाइट होती है, लाइट का कलर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। वेरी नाइस, बहुत क्लेवरली उसने क्या जवाब दीजिए अपने इस बात का। आप आसानी से इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते इसके अंदर कि भाई ऐसा क्यों हुआ है।
हाइगेन ने भी अपनी चालाकी का बिल्कुल यहाँ परिचय दिया था, टोटली उसने दिमाग से खेला है, इसने भी अपना जवाब साफ दिया है कि लाइट के अंदर लाइट की फॉर्मेट उसने कौन सी ली है, वेव फॉर्म। लाइट ने क्या नहीं, लाइट की क्या नेचर मानी है हाइगेन में, वेव फॉर्म। और वेव किस फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है, साइनसोडियल या कोसाइन के फॉर्म में चलेगी। अब वेव चलेगी तो सीधी बात वो क्या जनरेट करेगी, वेवलेंथ क्रिएट करेगी। तो इसने बोला कि अलग अलग वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, और जहां डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होंगी और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए कलर भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये तो मेरी ऑप्टिक्स की फर्स्ट क्लास में आपको पता चल गया था जब मैंने बताया था विबजॉन, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की अलग अलग कलर की। तो वही हाइगेन की थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन हुआ था कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो लाइट कलर्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। इस तरह से हाइगेन ने अपनी थ्योरी दी। हाइगेन अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा कि लाइट हमेशा एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक ऐसे माध्यम में प्रोपगेट करती है, मतलब विचरण करती है, लाइट उस माध्यम में रहती है जो माध्यम के अंदर कोई भी बाधा उपस्थित नहीं है, कोई भी बैरियर मौजूद नहीं। उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनेट है। उसकी इलास्टिसिटी क्या है, इनफाइनेट, यानी कि उसके अंदर प्रत्यास्थता वो क्या है, अधिकतम है। प्रत्यास्थता क्या हो, अधिकतम, यानी कि बिल्कुल उसको खींचा सके, यानी पार्टिकल दूर 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 और दूर जा सके, दूर से दूर। बस सीधी बात है, दूर 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 जा जाएंगे तो डेंसिटी हो जाएगी वेरी हाई या लो, वेरी लेस। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी ज्यादा से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट इनफाइनेट इलास्टिसिटी, ठीक है, अनंत होती है प्रत्यास्थता। उस माध्यम की क्या प्रत्यास्थता मानी हाइगेन ने, हाइगेन ने कहा कि प्रकाश तरंगे एक ऐसे माध्यम में प्रोपेगेट करती हैं, विचरण करती हैं, जिस माध्यम की प्रत्यास्थता अनंत हो, घनत्व शून्य हो, घनत्व मतलब बिल्कुल घनत्व कम हो, बहुत कम घनत्व। घनत्व कम मतलब पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो इस तरह का उसने मीडियम लिया। उस मीडियम के लिए कहा कि उसके अंदर कोई बैरियर भी मौजूद नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई बैरियर, कोई परेशानी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए प्रकाश को जाने के लिए। अब उस ऐसे माध्यम, ऐसे मीडियम की तो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही हम कर सकते हैं, ऐसे माध्यम की तो एक कल्पना ही मात्र की जा सकती है। और ऐसे माध्यम की कल्पना की, और उस माध्यम को क्या नाम दिया हाइगेन ने, हाइगेन ने ऐसे मीडियम को नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया, ईथर नाम दिया। एक ऐसा काल्पनिक माध्यम, एक ऐसा इमेजिनरी मीडियम जिसके अंदर इलास्टिसिटी हाईएस्ट हो, हायर हो, डेंसिटी वेरी लेस हो, जिसके अंदर बैरियर बिल्कुल बैरियर लेस हो वो मीडियम। और उस मीडियम को क्या नाम दिया था उसने, ईथर नाम दिया था। एसी के अंदर प्रकाश की किरणें ट्रेवल कर सकती हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात वो कहता है इसके अंदर पार्टिकल भी नहीं होते, पार्टिकल लेस मीडियम, यानी कि इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, पार्टिकल ही नहीं। जहां पार्टिकल नहीं है वहां पर कैसे भाई कोई चीज ट्रेवल करेगी लाइट। तो ये क्वेश्चन मार्क तो था ही, बट उसने एक इमेजिनरी मीडियम मांगा था, और इस इमेजिनरी मीडियम की एटलीस्ट खोज वो खुद भी नहीं कर पाया ऐसा कौन सा मीडियम है। उसने सिर्फ नाम दिया उस मीडियम को, उसका नाम दिया ईथर। ठीक है, अब उनके प्रोपगेशन को समझाने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हाइजीन ने दी थी। उसके अंदर आता है अगला टॉपिक, वेव फ्रंट। ये चीज समझ आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, वेव फ्रंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, यू नोज इट वेरी वेल के वैसे तो आज टेस्ट होना चाहिए था, बट मेरी क्लास कल नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूँ। बट ध्यान रखें बेटा, अगले नेक्स्ट संडे को टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी हमारी वेव ऑप्टिक्स 3 या 4 दिन के अंदर तक। रविवार से पहले पहले हम वेव ऑप्टिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए बात करें वेव फ्रंट पर, यानी कि तरंगाग्र पर। अच्छा, लाइट की स्पीड तो आप अच्छे से जानते हैं, कौन बताएगा स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है, विश्वास 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 प्रकाश का वेग कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है,
विश्वास मेरी आवाज आ रही है? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ओके हाँ भाई, कौन बताएगा? अवनीश, 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 कैन यू हियर मी अवनीश? कैन यू हियर मी अवनीश? क्या मुझे सुन पा रहे हो अवनीश? आई थिंक सो अवनीश अवेलेबल नहीं है, बस क्लास चालू करके चला गया है वो, ताकि फॉर्मेलिटी की जा सके। ओके कोई अरे बात नहीं। अरे चालू है, अरे चालू है सर। जवाब दे फिर, जवाब दे। हाँ सर। क्या ये जो बोला क्वेश्चन है है? उसमें पंडित जी ने जो आंसर दिया वो सही है क्या? तो सर क्वेश्चन तो बता, स्पीड ऑफ लाइट सर। यस सर नहीं आती सर मेरे को। शर्म की बात है वो। जतिन, जतिन हाँ सर, बताइए स्पीड ऑफ लाइट। 8 मीटर पर सेकंड। वेरी नाइस। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 गुणा उसकी घात 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। तीन गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ओके, ये होता है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे कह सकता हूं ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर in 1 second. Light is traveling 3 into 10⁸ meter in 1 second. Is it right or not? मुस्कान बताओ, क्या सही है ये लैंग्वेज? क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? यस सर। करेक्ट है ना? 1 सेकंड के अंदर 3 गुणा उसकी घात 8 मीटर लाइट चल सकती है। तो सिंपल सी बात है। अब लाइट एक वेव तो चलाती नहीं है, बहुत सारी लाइट वेव्स निकलती है उससे। हाँ है ना? जो लाइट की वेव्स निकलती है वो बहुत सारी निकलती है, ठीक है। अब जब लाइट से वेव्स निकलेंगी तो सारी वेव्स 3 इंटू 10⁸ मीटर से चलेंगी, हाँ है ना? और वो क्या करेंगी? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। भाई 1 मिनट में इतना है तो 2 मिनट में 6 इंटू 10⁸, 3 सेकंड के अंदर 9 इंटू 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे सारी लाइट वेव। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, राइट? जब लाइट वेव्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है और वो इक्वल फेज के साथ चलती है। किसके साथ चलती है? इक्वल फेज के साथ चलती है, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशन करती है, चलती है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल करती है तो वहीं पर ट्रेवल करने के बाद जब लाइट रेस पहुंचती है तो पहुंचने के बाद उन पॉइंट्स पर एक लोकस बनाया जाता है, एक बिंदु पथ बनाया जाता है। उसी बिंदु पथ को कहा जाता है तरंगाग्र, वेव फ्रंट। It is the locus of light particles, light waves, which are traveling equal distance in equal time interval. सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के तरंगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा बिंदु पथ जिस पर सभी कण या सभी तरंगे समान कला में क्या करती हैं? कंपन करती हैं। समान कला में क्या करती हैं? कंपन करती हैं। अब समान कला में कंपन कर देंगे मतलब सेम फेज में वाइब्रेशन कर देंगे, मतलब यही है इक्वल टाइम इंटरवल में वो क्या करती हैं? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। दो चीजें, दोनों में से कोई भी लिख दो। वाइब्रेटिंग इन सेम प्लेन, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। जिसे अपन बोलते एक ही कला में कंपन, एक ही कला में कंपन। या तो ये लैंग्वेज लिख दो आप, या फिर ये ना लिख सको तो आप क्या कहेंगे? ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल
ठीक है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय की गई। क्या तो ये बोल दो या ये बोल दो, दोनों बातें क्या हैं, एक की है, मतलब बिल्कुल, है ना। ओके, तो इसके बाद जो प्लेन आपको प्राप्त होगा, जो तल आपको मिलेगा, उसी तल को क्या कहा जाएगा, तरंगाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, वेव फ्रंट कहा जाता है। जनरली तरंगाग्र जो होता है ये बनता है, ये स्रोत के आधार पर बनता है। द वेव फ्रंट ऑलवेज जनरेट ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, ठीक है। जनरली वेव फ्रंट हैज देयर थ्री टाइप्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया होगा। जनरली जो वेव फ्रंट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। वेव फ्रंट हैज थ्री टाइप्स। तरंगाग्र के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और थर्ड आपका प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड आपका प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो तीन टाइप के आपके वेव फ्रंट हैं, तीनों के तीनों, यानी कि उनको हिंदी में बताया था। तरंगाग्र के तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है गोलीय तरंगाग्र। दूसरा है सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। प्लेन वेव फ्रंट को बोला जाता है समतल तरंगाग्र, ठीक है। अरे ये किसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है भाई, लेट मी सी। विशाल, विशाल म्यूट कर ले अपना आप को, स्पीकर बोल रहा है तेरा। वेरी नाइस, ठीक है। चलिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो होगा ही, चलो ठीक है। आज मैं आपसे पूछ लेता हूं आगे से ही, जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसको आगे से पूछ लेता हूं। चिराग बताएगा, चिराग अवेलेबल है? चिराग, चिराग, हाँ सर। हाँ बताओ, ये बताओ कि स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो सोर्स होता है लाइट का वो कैसा होता है। क्या ये चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा? सर नहीं पढ़ा है चैप्टर मैंने। कोई बात नहीं, अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है? हाँ सर। श्योर? हाँ। चलो ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया, मैं पता कर लूंगा। अच्छा ये बताइए कि न्यूटन कॉप्सिकुलर थ्योरी के अंदर और हाइगेंस वेव थ्योरी के अंदर क्या चीजें मतलब अलग अलग थी, बताओ। अभी पढ़ाया मैंने। बताइए। चिराग, आवाज आ रही है मेरी? चिराग, हाँ सर। नहीं आता तो वो बताओ बेटा। नहीं सर। नहीं, ओके। नेक्स्ट, चलिए मुस्कान, मुस्कान एक्सप्लेन द आंसर। सर कॉर्पस्कुलर थ्योरी में हाँ, कॉप्सिकुलर थ्योरी और सर हाइगेन थ्योरी, न्यूटन इन ने दोनों बोला की। था कि रेयर मीडियम में जो होती है स्पीड कम होती है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, अपने आप को म्यूट मत करना। चिराग ध्यान से सर सुन लेना, न्यूटन ने चिराग बोला ही था नहीं, बाकी सभी। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा।
सर चलो बेटा न्यूटन ने बोलो। बताया है कि जो रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड कम होती है और डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है, जबकि हाइगन ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, रेयर मीडियम में स्पीड जो होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है, वेरी नाइस। जबकि डेंसर मीडियम के डिफरेंट कलर्स वो साइज और ऑफ भी डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से आते हैं, जबकि हाइगन ने बताया जो कलर्स होते हैं डिफरेंट वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से आते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एलोब्रेट किया था आपने। चिराग समझ आया बेटा डिफरेंस? हाँ सर। चिराग समझ आया? और एक सबसे बड़ी बेसिक चीज जो मैं आपको बता ही रहा था, पहले ही बता दिया था कि न्यूटन्स कॉप्सिकुलर थ्योरी ने लाइट को क्या माना है? नेचर में पार्टिकल फॉर्म में माना है। थर्ड डिफरेंस क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कॉप्सिकुलर थ्योरी द लाइट ऑलवेज फाउंड इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल, और इन्हीं पार्टिकल्स को कॉप्सिक्यूल्स कहा जाता है, इसलिए इसे कॉप्सिकुलर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और हाइगन के वेव थ्योरी के अंदर लाइट को क्या माना गया है? वेव फॉर्म में माना गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे? वेव नेचर के अंदर लिया गया है। तो न्यूटन्स कॉप्सिकुलर थ्योरी वाज डिपेंड्स ऑन दैट द light found in form of particle, while according to the Huygens wave theory the light found in form of wave which does not require a medium, जिसको किसी जैसे ट्रेवल करने की किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट, मतलब एक ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम क्या रखा था? ईथर रखा था, याद है? तो ठीक है, एक्चुअली क्या है, हाइगन ने यही बोला था कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली लाइट को ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बट हाइगन कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है। अब मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है, पर ऐसा मीडियम तो मिले, इसलिए उसने एज्यूम कर लिया। उसकी थ्योरी भी बिल्कुल सही नहीं थी, ध्यान रखें। ठीक है, तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब ये है, और तीन तरह के वेव फ्रंट बनाए थे। अच्छा, वेव फ्रंट तो समझ में आ गया? नेहा 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 जवाब देगी। नेहा, व्हाट इज वेव फ्रंट? What is wavefront? Nandini. Sir, every particle will be same phase. बेटा पढ़ाई करना तो चालू कर दे। नंदिनी जवाब दो। Yes, सुनना ध्यान से। नहीं आ नंदिनी जवाब दो, व्हाट इज वेवफ्रंट? सर जब कोई लाइट सोर्स से आती है ना, तो वो जब मतलब एक ही प्लेन में जब वो होती है ना, तो वो जो लोकस बनाती है इक्वल जो डिस्टेंस पर, उसे वेवफ्रंट बोलते हैं। ये क्या आंसर था बेटा? मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके आंसर। आपको समझ आ गया, ये मैं समझ गया हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर। मतलब ऐसा होता ना, अंदर से आवाज आती है, हाँ यार मुझे समझ आ गया, तो वो चीज नहीं। तो बताइए, बता पाओगे? कौन बताएगा? प्रॉपर कौन डेफिनेशन बताएगा? तो नहीं आती। कौन बताएगा प्रॉपर? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? विशाल। ओके बेटा, विशाल बताओ। A surface in a medium in which every particle will be same phase of vibration. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल रिपीट कर दो इस चीज को, और बच्चे लिख लो, जिनके पास कॉपी है वो लिख लो। दोबारा से रिपीट कर दे बेटा। A surface in a medium in which every particle will be same phase of vibration. वेरी नाइस। The wave particle will be in same phase, या फिर कह सकते हैं will vibrate in same phase. That plane will be known as, that locus, plane की जगह आप लिखो that locus will be called as wavefront. ठीक है, अब देखो तीनों के अंदर मैं बताता हूं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। स्फेरिकल में लाइट सोर्स कैसा होगा? पॉइंट सोर्स। लाइट सोर्स कैसा होगा? पॉइंट सोर्स। लाइट का सोर्स कैसा होगा? पॉइंट सोर्स, छोटा सा लट्टू जैसा, बल्ब जैसा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर जो लाइट सोर्स होगा दैट विल बी लीनियर सोर्स, ट्यूबलाइट जैसा।
लाइट सोर्स कैसा होगा, ट्यूबलाइट जैसा होगा, लीनियर सोर्स होगा। जबकि प्लेन वेव फ्रंट में जो सोर्स होगा वो सोर्स के बारे में हमें पता ही नहीं होगा, यानी कि अननोन होगा, अनोनिमस भी कह सकते हैं इसको। कैसा होगा, अननोन सोर्स होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट सोर्स लिया, और जब मैं पॉइंट सोर्स लूंगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, बस सिंपल सी बात है, चली जाएगी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। ये ले लिया, यहां से भी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, 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 इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। वही 1 सेकंड की दिए बात करूं तो 1 सेकंड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जब इन सारे पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा, ये इनके पॉइंट्स के मिल गए लोकस, ये पॉइंट्स मिल गए, इन पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा लोकस। अब जरा गौर करके देखो, एक पॉइंट और उस पॉइंट के चारों तरफ एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, स्फीयर बन रहा नहीं बन रहा है, कैसे स्ट्रक्चर बन रही है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रही नहीं बन रही है। ये जो लोकस बना है, इसी लोकस को बोला जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कहा जाएगा इस लोकस को, इस लोकस को कहा जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोला जाता है। When the light source is a point source, then a locus in which the light waves are traveling, और कह सकते हैं कि vibrating in same phase, that locus will be called as spherical wave। ठीक है, या फिर अपन इन शॉर्ट ये भी कर सकते हो, जब आप वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, when the light source is a point source, when the light source is a point source, then the wave front will be called as spherical। क्या बोलेंगे, spherical wave front। लाइट सोर्स कैसा, पॉइंट सोर्स, ठीक है, सोर्स यदि सोर्स कैसा हो, लीनियर, ऐसा हो लाइन। तो देखो जैसे पेन जैसा स्ट्रक्चर है ये पेन, ठीक है, ऐसा पेन जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से तो पॉइंट ही दिखेगा ना मेरे को, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे ये पॉइंट दिख रहा है मेरे को, पॉइंट ही दिख रहा है, तो इसके चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये लो ऐसा स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ नीचे की तरफ क्लियर है, इक्वल डिस्टेंस 3 into 10⁸। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस। अब जरा गौर करके देखो इस पेन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कि स्फेरिकल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा कैसा बन रहा है, ये सिलेंड्रिकल जैसा, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, सिलेंडर जैसा। तो यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। समझ में, क्योंकि इस पॉइंट से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, और यहाँ से ये लाइन है तो 1 सेकंड में इतना चलेगा, तो 1 सेकंड में ये भी इतना ही जाएगा। तो जरा इन सारे पॉइंट्स को जो आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा। क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा। क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा। उस लोकस को जब मैंने तैयार किया तो वो लोकस कैसा दिखा, मुझे सिलेंडर का दिखा। ये वेव फ्रंट क्या कहलाएगा आपका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। इधर से है प्लेन वेव फ्रंट, कौन सा है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट की अपन बात करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट पे अननोन होता है सोर्स, तो लाइट रेज कहीं से भी आ रही है हमें पता नहीं है, ठीक है, ये आ रही है लाइट रेज, ठीक है। तो इसी के अंदर आप क्या करते हो, एक एज्यूम करते हो, क्या करते हो, एज्यूम करते हो प्लेन, ठीक है। वो प्लेन कैसा होगा, इस तरह का होगा लगभग,